नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। एक ऐसा विषय जो हालात को बयां कर रहा है। दरअसल बाढ़ जैसे हालात जो बने, जिस तरीके से जगह जगह पानी भरा हुआ हमने देखा, पंचकुला से लेकर के अंबाला तक जिस तरह की परिस्थिति बनी, उस पर प्रशासन जो काम कर रहा है वो अपनी जगह है। उसके अलावा राजनीतिक टीका टिप्पणियां होनी शुरू हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि इंतजाम ठीक नहीं है। उन्होंने सरकार को, प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोई तैयारी नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद सरकार की ओर से कई मंत्रियों ने पलटवार किया है। पहले बनवारी लाल और उसके बाद मूलचंद शर्मा ने कहा कि अगर इतनी बारिश हो जाएगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कर लेते, क्या यह समय राजनीति करने का है? और जो हर संभव कोशिश है वो की जा रही है, हालात को सामान्य करने के प्रयास हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीति हो रही है? एक तरह की प्राकृतिक आपदा जिस तरह से आई, जिस तरह की परिस्थिति बनी, उस पर सियासी बयानबाजी होना सही है या फिर ये वक्त सियासी बयानबाजी करने का नहीं है? ऐसी टीका टिप्पणियां क्यों हुई, उस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कृष्ण ढुल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल, और नवीन दुग्धन है आम आदमी पार्टी के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान इस वक्त स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, इनमें से 3 मेहमान ऐसे हैं जिनकी अलग अलग राज्यों में सरकार है, और ऐसे वो तमाम राज्य हैं जहां पर बाढ़, जल भराव, जल जमाव जैसी स्थिति देखने को मिली है। तो इसीलिए सबसे पहले कृष्ण ढुल साहब, देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो सवाल पूछेंगे, उसमें बीजेपी ने ऐसा पलटवार करके क्यों कहा कि भाई इतनी बारिश हो जाएगी तो कोई भी सरकार, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद क्या कर लेते? क्या ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था? क्या उन्होंने ऐसा बयान देकर राजनीति की है? नहीं वरुण भाई, देखिए, लगातार 2 दिन से इस विषय पर डिबेट चल रही है और जैसा मैंने बताया कि ये विषय राजनीति से उठ करके सामाजिक विषय है और एक जन चेतना का विषय है, क्योंकि प्राकृतिक हालात पर किसी भी पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं होता। परमात्मा जिस हिसाब से चलाता है सिस्टम को, उसी हिसाब से चलता है। अब नैतिक जिम्मेवारी तो हमारी सरकार है, उसके नाते हमारी बनती ही है कि हम हमारे हरियाणा प्रदेश के 3 करोड़ लोगों को, कि हम लोग उनकी जान माल की सुरक्षा करें और उनको जो आपात अवस्था में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन तक हम पहुंचाने के लिए मनोहर सरकार जो है वो कटिबद्ध है। और अभी आपने जो क्लिप चलाई उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि करीब करीब 25,000 से ज्यादा जो प्रभावित लोग हैं, और सबसे ज्यादा प्रभावित जिला अंबाला, जिसमें कि उन्होंने बताया कि इन 3-4 नदियों के कारण, चाहे वो टांगरी है, चाहे वो SYL है, चाहे वो घग्गर है, इनके कारण जो थोड़ा सा प्राकृतिक आपदा और झज्जर, मतलब हमारा अंबाला जिला जो प्रभावित हुआ, उसमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। और 1-2 जगह आज दिन में मैं खुद भी मुआयना करके आया हूं कि किस प्रकार से हमने लोगों को वहां से निकाल करके शेल्टर दिया है और उनके लिए जान माल का किसी प्रकार का जो नुकसान है उसके लिए सर्वे शुरू कर दिए हैं, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी इस आपात स्थिति से निजात और छुटकारा दिलाया जा सके। ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि नहीं, राजनीति इस विषय पे नहीं होनी चाहिए, और कोई भी पार्टी इस विषय पर राजनीति करती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राजनीति के लिए हमारे पास बहुत विषय है। हाँ, अगर इस दरमियान कुछ हमारी खामियां रही, पर यह सब ने माना कि औसतन बारिश से 80% ज्यादा बारिश हुई है। तो इस नाते मुझे लगता है कि प्राकृतिक विपदा का सामना हमें सबने मिलकर करना चाहिए। जैसे कोरोना काल आया था, उसी तरह ये विपदाएं, और कई राज्यों में बाढ़ है, सिर्फ हरियाणा में नहीं है, कई राज्यों में बाढ़ है। तो इस नाते मैं कह सकता हूं कि हम सबको इस प्राकृतिक आपदा का सामना मिल करके करना चाहिए। ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये कहा गया मूलचंद शर्मा की ओर से, हम कह लें सरकार की ओर से, कि प्रकृति के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में इतनी बारिश होती तो वो क्या कर लेते? विपक्ष को बारिश को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। रजत पंजेटा जी को, भाई नवीन जी को, भाई कृष्ण ढोल को और जनता टीवी सियासी अखाड़ा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपसे माफी मांगते हुए मैं 2 लाइन इससे अलग बोलूंगा, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र का मामला है। मुख्यमंत्री ने एक घोषणा ये भी की कि भाई रेवाड़ी के माजरा स्वराज एम्स का उद्घाटन के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा है और सितंबर या सितंबर के बाद उसका उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा। हम उसका स्वागत करते हैं। 8 साल से जिस घोषणा मुख्यमंत्री ने मनेठी एम्स की थी और खुद उसको जुमला करार दे दिया था 2018 में, ये अहिरवाल के जनता के जन संघर्ष की जीत है कि भाजपा को घुटने टेक कर
जन भावना के अनुरूप एम्स बनाने को मजबूर होना पड़ा, फिर भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब आई बाढ़ की बात। देखिए, मैं इस बाढ़ को दो भागों में बांटूंगा, एक प्राकृतिक आपदा और एक सरकारी आपदा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बाढ़ के संदर्भ में कहा था, उसको अगर आप एक पक्षीय देखेंगे तो आपको राजनीति लगेगी, और यदि उसको सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखेंगे तो सही सवाल विपक्ष का लगेगा। एक बाढ़ आई है हिमाचल में, बाढ़ आने से, भूस्खलन होने से नदियों के अंदर आई है, वो निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा है। उस प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं चलता, वो हर राज्य के अंदर आती है, किसी का भी राज हो। भाई यही है कि सरकार को सावधान रहे, अच्छा प्रबंधन करे, इतना ही कर सकती है, पर प्रकृति पे किसी का बस नहीं चलता। हम सहमत हैं, ना हम इस पर राजनीति कर रहे, ना हम इस पर सरकार को अभी कटघरे में खड़ा कर रहे। हम तो अपने कार्यकर्ताओं को भी यही कह रहे हैं कि सरकार का साथ दो, और यही भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा ने वाजिब सवाल उठाया है कि भाई बाढ़ से पहले जो नियंत्रण करना जाता है उसका प्रबंधन का, वो मुख्यमंत्री ने नहीं की, ऐसी कोई बैठक नहीं हुई, ये कटु सत्य है। दूसरा पक्ष है, मैं आपको बताता हूं, ये कहते हैं 80% से बारिश ज्यादा हुई। गुड़गांवा, रेवाड़ी, नारनौल, ये जो दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ 25 से 30 मिलीमीटर बारिश हुई है, केवल 25 से 30 मिलीमीटर। और 25 से 30 मिलीमीटर बारिश सामान्य बारिश, थोड़ी सी बारिश होती है। और इस बारिश में रेवाड़ी, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ को स्विमिंग पूल बना दिया। क्यों बना दिया? मैं कई दिन से ये सवाल उठा रहा हूं कि नाले, नालियों, शिविरों की सफाई के लिए जो पैसा आया था, उसको प्रशासन और संघीय भाजपाई जजपा नेता मिलकर हजम कर गए, कहीं सफाई नहीं हुई। और गुड़गांव की हालत बताऊं आपको, 100 करोड़ रुपए का सफाई का बजट है। वरुण जी, आपके पड़ोस में है दिल्ली में, आप जाकर देखिए, अगर सरकार सफाई करती तो पूरा गुड़गांव का जीटी रोड तालाब नहीं बनता। और पहली बार गुड़गांव के जो सेक्टर है, जो सुनिश्चित ढंग से बसे हुए सेक्टरों के घरों के अंदर भी पानी भर गया। वो क्यों भर गया? कि सरकार ने शिविरों की सफाई नहीं की, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं किया, और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खा गए, हजम कर गए। और गुड़गांव नगर निगम में भारी भ्रष्टाचार है। अब विपक्ष के नाते हम रेवाड़ी, नारनौल, गुड़गांव में जो सरकार के भ्रष्टाचार के कारण बाढ़ आई है, उस पर सवाल नहीं उठाए तो क्या करें? हम सफाई व्यवस्था का पैसा कहाँ गया, जो मानसून पूर्व सफाई व्यवस्था होती है, उस पर सवाल ना उठाए तो क्या करें? क्या हम सरकार के भ्रष्टाचार को चुप देखते रहे? जवाब ले लेते हैं ना सर। मैं खत्म कर रहा हूं। तो इसको आप दो भागों में देखिए, और उसी अनुरूप हमारे बयान को और विपक्ष के बयानों को समझ। ठीक है, डोल साहब 30 सेकंड दीजिएगा, दो और मेहमान चर्चा में सम्मिलित कर लूं, फिर जवाब लेता हूं आपसे। रजत पंजेटा भाई, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, वाजिब सवाल है? निश्चित तौर पे ऊपर ये नहीं कह सकते, जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि भाई बहुत ज्यादा बरसात हो गई है, तो इससे पहले जो है वो मॉनसून एवरेज था। आप ये कहिए इससे पहले बरसात जो है वो नहीं हो रही थी। बहुत हमने पिछले 3-4 सालों से बिलो एवरेज मॉनसून भी देखा है। तो इतना, इससे ज्यादा भी अगर कल को बरसात हो जाती है तो उसके लिए भी सरकार का काम होता है। देखिए, दूरदर्शी होना, फोरसाइटेडनेस होनी बहुत जरूरी है। इस ज्यादा हम देखते थे किसी टाइम पे, आज से 15 साल पहले और उससे 2 साल पहले जड़ी लगा करती थी, 5-5, 6-6, 7-7 दिन बरसात नहीं रुकती थी। तो सरकार का प्रबंधन इस टाइप का होना चाहिए कि इससे बुरे हालातों के लिए भी तैयार रहे। हाँ, लेकिन जो ज्यादा मार पड़ी है, जहां एनडीआरएफ की और सरकारी अभी हेल्प नहीं पहुंची है, जो सच में आप कहें आत्मनिर्भर रहे हैं और गांव में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो गांव वाले हैं। गांव में कई गांव की, कई नहीं हजारों गांव के मेरे पास जो मैं जुड़ा हूं जिन लोगों से, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे के जरिए मेरे को भेजे अपने अपने गांव के दृश्य। और बहुत जो पशुओं का नुकसान हुआ है, खासकर उनके घरों में भी पानी घुसा है, वहां भी दिक्कत बहुत ज्यादा आई है। लेकिन फसलें सारी खराब हो गई हैं, जितनी भी जीरी लगाई थी, चाहे ताजी लगी हो चाहे पुरानी लगी हो। और पानी इतना ज्यादा था कि 4-4 फुट तक, 5-5 फुट तक कई जगह पानी था।
देखिए अम्बाला का जहां तक संदर्भ की बात है, क्योंकि अनिल विज जी हैं तो थोड़ा एनडीआरएफ की आपकी ज्यादा टीम दिख रही है वहां पे, लेकिन गांव तक जो है अभी जो आर्थिक नुकसान जो हुआ है, जिनकी छतें गिरी हैं, दीवारें गिरी हैं, या पशुओं का नुकसान हुआ है खास करके, और जो फसल का नुकसान हुआ है उसका भी सरकार जो है उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे। और निश्चित तौर पे पहाड़ों पे तो बरसात ज्यादा हुई है, जो नीचे भी पानी आया है। लेकिन आप एक बात बताइए वरुण जी, हम कितनी बारी पानी की किल्लत के लिए डिबेट करते हैं। कौशल्या जो है डैम की बात करूं मैं, जो कौशल्या डैम से पानी छोड़ा गया, अगर उस पानी को नहर में छोड़ने की बजाय सरकार ने पीने के पानी के अपने रिजर्वायर्स बनाए होते या कहीं ऐसा होता, तो मुझे लगता है 5-6 साल 3-4 साल तक आगे दिक्कत पानी की ना होती और आगे बिलो एवरेज मॉनसून भी होता। तो हम उसको देख लेते हैं अच्छी तरह से। और जो छोड़ा गया, तो जब फ्लड गेट खोले तो भाव इतना गया उसका कि वो रिटेनिंग वॉल भी जो है वो टूट गई, तो वो नीचे से खिसका ले गई उसको। तो एक तो पूरा जो वाटर बेड है और जो आप छोड़ते हो पानी, पंचकुला तक तो कम से कम उसे कंक्रीट का बनाइए, उसकी बाउंड्री वॉल और वाटर बेड खासकर। अब हथनी कुंड के ऊपर मैं आता हूँ। हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया, हाँ बस में लास्ट लाइन है, हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया, तो अगर ये दादूपुर नलवी जैसी और होती, अगर आपने वाटर कनाल बनाए होते, इरिगेशन का सिस्टम बनाया होता, तो ये पानी आगे के आगे पूरे हरियाणा के अंदर मुझे लगता है कई समय तक पानी को रिचार्ज कर सकता था। अब पानी के लिए कहते हैं हर बार, ये पानी इतना ज्यादा हो गया, तो आपको इसको सरकार के क्या प्रबंध है? आप जनता के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बात करते हो, और जो आप दृश्य दिखा रहे हो ये डेरा बसी के हैं, गुलमोहर सिटी के, पंजाब के। ठीक है, पंजाब में अगर सतलुज के लिए भी अगर उन्होंने, मान साहब ने ध्यान दिया होता, तो खासकर कि अगर मैं 3-4-5-6 जगहों की बात करूं जहां सतलुज जलंधर के लिए, खासकर कपूरथला इधर उधर, तो वो सतलुज के जो वो टूटे हैं, रिवर साइड बैंक्स जो है वो टूटे हैं, तो वो ब्रीच कर गया पानी उधर से, तब फ्लड जैसे हालात। तो आज रोपड़ मोहाली में इसीलिए तो बुरा हाल है, रोपड़ से भी कम 2,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जी नवीन जी, मुझे एक बात बताइए भाई, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, जहां आपकी सरकार है, वहां भी देखा कि पानी की ऐसी वो स्थिति बनी है, जल जमाव हुआ है और बाढ़ जैसे हालात बने हैं, बताया जा रहा है इतना पानी बरसा है। वैसी स्थिति हरियाणा में भी है, या प्रबंधन को लेकर सवाल है वाकई में? बिल्कुल वरुण जी, स्थिति आज ये देखिए, सबसे पहले हम संवेदना करेंगे जिनको घर बार तहस हो गया, उन परिवारों की भी हम संवेदना करेंगे। उसके बाद हम व्यवस्था की बात करेंगे। आज हरियाणा में मान लीजिए नदी वाला इलाका, तो वहां पे बाढ़ आनी लाजमी, बाढ़ चलो बाढ़ के कारण आई हो या कुछ भी नहीं हो, पर जो गुड़गांव का इलाका है, इन डिस्ट्रिक्टों में अभी ऐसे हालात नहीं थे, परंतु फिर भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और आज मैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में कल इन्होंने पंप सेट तो प्रोवाइड कर दिए सरकार ने, परंतु उनको डीजल चलाने के लिए डीजल कौन देगा? डीजल है ही नहीं उनके पास, वो चल नहीं पा रहे पंप सेट। तो ये इस तरह की, आज मनोहर लाल खट्टर जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो 2 दिन पहले देखिए वो आम चक कहीं पे पंचकुला में जाके, इससे पहले दिन देखिए मनोहर लाल खट्टर जी अपने पन्ना प्रमुखों की बैठक में बैठे हुए थे। तो बाढ़ पीड़ितों को, नवीन भाई, लेकिन पानी तो पंजाब और दिल्ली में ही भरा है ना? नहीं, पानी की व्यवस्था, पानी का कारण देखिए, पहले हम ये नहीं कह रहे, इस पर हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, परंतु व्यवस्था की बात है। आज दिल्ली की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, प्राकृतिक आपदा है, हम मना नहीं करे प्राकृतिक आपदा से, परंतु व्यवस्था देखिए। हमारे आज नेता, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे दिल्ली के हो, सौरभ भारद्वाज हैं, आतिश जी हैं, ये लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, धरातल पे गए हुए हैं, और सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सर 2 दिन पहले तो आपका भी कार्यक्रम हुआ ही है पंचकुला में। कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम का मतलब ये नहीं कि हम पूरे दिन वहीं रहे हैं, हम एक लिमिटेड समय के लिए गए हैं और वापस आ गए, और वो भी एक बंदा। ठीक है नवीन भाई, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, एक बार जवाब ले लूँ। जी कृष्ण साहब, आपने सुना कि आपके साथी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ठीक है, प्राकृतिक आपदा, राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर प्रबंधन को लेकर तो सवाल उठेंगे, और वो हम उठा रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं मेरे साथी प्रवक्ताओं को ये बताना चाहता हूं कि मैंने पहले भी ये कहा था कि राजनीतिक विषय नहीं है। अगर इसमें राजनीतिक की बात करोगे तो राजनीति हमें भी करनी आती है। वेद प्रकाश विद्रोही जी ने बता दिया कि जी हमने बाढ़ के लिए फ्लड कंट्रोल बोर्ड जो होता है उसकी मीटिंग नहीं करी। पहले तो मैं ये चीजें स्पष्ट करूं
कि वो हुड्डा साहब के राज्य में कार्यकाल में तो बाढ़ की एक मीटिंग होती थी फ्लड कंट्रोल बोर्ड की, हमने उसकी 2 मीटिंगें की है हर साल में निर्धारित। दूसरा, हमने उसका जो बजट था वो बढ़ा करके 2022-23 के लिए 1100 करोड़ रुपए किया है। तीसरा, हमने सिंचाई विभाग से 591 अलग अलग परियोजनाएं फ्लड को कंट्रोल करने के लिए की थी, जिसमें से 300 से ज्यादा पर कंप्लीट काम हो चुका है, 200 में थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था। और वरुण भाई, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहाँ कि आप जो तैयारियों की बात कर रहे हैं, वो हमने 911 ट्रेनों में से 5763 किलोमीटर लंबी, जो पूरे हरियाणा की अलग अलग ट्रेनों की अगर हम किलोमीटर में लंबाई नापेंगे तो उनकी ट्रेनों की सफाई हमने की थी। तो ये तो मैं वो टेक्निकल पॉइंट बताना चाहता था कि हमारी सरकार ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से इस प्रकार की बाढ़ से निपटने के लिए, विद्रोही जी तो कह रहे हैं ना कि ड्रेनेज सिस्टम पे तो काम ही नहीं हुआ, तभी तो ये हालात बने। उसी पे आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा वरुण भाई। ये मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं ने माना कि इस बार जो एक सामान्य मानसून सत्र होता है या एक सामान्य मानसून का जो पीरियड होता है, उससे पिछले दिनों में जो अभी तो मानसून शुरू हुआ है, उसी में ही हमारी 80% से ज्यादा पुरानों के मुकाबले बारिश ज्यादा हुई। और क्या सुक्खू जी ने, अगर ये बात है तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वेदकर प्रकाश विद्रोही जी क्या ये मान लेंगे कि आज जो ऊपर तबाही हुई है, ज्यादा तो तबाही उसके कारण नीचे हुई है? तो इसका मतलब अगर हिमाचल की सरकार बहुत अच्छे से फ्लड कंट्रोल के काम करती तो वो हरियाणा तक तो उसका सिक्का आता ही नहीं। और पूरी तरह से अगर घग्गर नदी का कोई शंभू बॉर्डर से पानी टूटा है तो उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। दुबड़धन के मेरे साथी नवीन जी बोल रहे हैं, क्या उन लोगों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरी तरह से कंट्रोल किया था? तो क्या कारण रहा हिमाचल का और पंजाब का पानी जो है वो आकर के हरियाणा में घुस गया और अम्बाला जिले में सबसे ज्यादा तबाही मचाई? तो इस प्रकार की अगर आप बात करोगे तो इसका मतलब आपका फ्लड कंट्रोल बोर्ड का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से, पहले तो आप फेल हुए ना, आप दोनों फेल हुए, तो उसके कारण हरियाणा में एक्स्ट्रा पानी आया, एक्स्ट्रा यहाँ दिक्कतें आई। तो आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए पहले कि किस प्रकार की बातों को आप अंजाम देना चाहते हो। ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें अगर आप राजनीति घुसाओगे तो इसमें सबसे ज्यादा मार आपको पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्र आपका फेलियर है। ऊंचाई पे जगह आप है, दरियाओं में आप खेलते हो, तो जो लोग आग से खेलते हैं वो दूसरों पर आग नहीं फेंकते। तो मेरा आप दोनों साथी प्रवक्ताओं से ये आग्रह, पजेटा जी ने माना है इस बात को, यहाँ मैं उनको कहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही इस चीज को कहा कि भाई बारिश सामान्य से ज्यादा बारिश है, तो इस नाते निश्चित तौर पर अगर हमारे इंतजाम भी होंगे तो भी वो किसी न किसी जगह प्रकृति से आके तो कोई भी नहीं जीत सकता। तो इसलिए मैं इनसे चाहूंगा कि ये विषय पर बात करें, राजनीति पे करेंगे तो आपकी छलनी में हमारे से ज्यादा छेद है। चलिए जी सर, विद्रोही जी आपकी छलनी में इनसे ज्यादा छेद है, इसलिए पानी ज्यादा गिरा है। देखिए वरुण जी, मैंने तो 2 भागों में बात कही है। एक प्राकृतिक आपदा है, मैंने कहा कि उस पर राजनीति नहीं हो सकती और सरकार का बस भी नहीं चलता, मैंने स्वीकार किया है। और दूसरा, मैंने हमारे क्षेत्र में कितनी बारिश हुई आंकड़े देकर बताया है। और जहां तक ये ड्रेनों की सफाई की बात कर रहे हैं, मैं तो दावे के साथ आपको आरोप के साथ लगा रहा हूं कि सफाई नहीं हुई। और सफाई होती तो हमारे क्षेत्र में तो बाढ़ नहीं आती, हमारे क्षेत्र में तो तालाब नहीं बनते। और जहां तक हिमाचल की बाढ़ की बात है, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, क्यों, मैं तो कटु सत्य बोलने का आदी हूं। अगर आप गहराई से जाएंगे तो हिमाचल की बाढ़ के लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो है जिम्मेदार, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा कि हिमाचल के अंदर जो नदियां हैं उनके साथ हाईवे बने हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। और हाईवे बनाते समय जो डंप की गई मिट्टी हाईवे बनाने के समय वो नदियों के पास डाल दी। नदियों के पास डालने से वो सारे जो नदियों का जो पार्ट था वो छोड़ा पड़ गया। और नेचुरलाइजर नदियों का पार्ट छोड़ा पड़ेगा, ऊपर से भारी बारिश होगी तो पानी इधर उधर जाएगा और बाढ़ आएगी, बांध टूटेंगे। तो जो प्राकृतिक आपदा आई है हिमाचल में, उसमें हमारे पर्यावरण कानून भी जिम्मेदार है, हमारा विकास भी जिम्मेदार है। उसमें मैं अकेली भाजपा सरकार को जवाबदेही नहीं बता रहा, परंतु वर्तमान में जो बाढ़ आई है उसका मूल कारण, आप सारी रिपोर्टिंग पढ़ ले, सारे पत्रकारों की ऑनलाइन, की सबसे ज्यादा कारण यही रहा है कि जो हाईवे बने हैं नए, तो उनका जो मलबा था, जो मिट्टी डंप की गई थी, वो नदियों के साथ कर दी। अब संयोग ऐसा है, चाहे उत्तराखंड है चाहे हिमाचल है,
वहां सारे हाईवे नदियों के साथ है। तो दुर्भाग्य है कि हम जो विकास कर रहे हैं वो सुनियोजित ढंग से नहीं कर रहे, अनियंत्रित विकास कर रहे हैं, वो भी एक कारण है। परंतु जो गुड़गांव, रेवाड़ी, अहिरवाल में जो बाढ़ आई उसका जिम्मेदार कौन है? और जहां तक पानी की बात है, मैं तो आपको 30 साल पुराने वक्तव्य दिखा सकता हूं। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई जो दक्षिणी हरियाणा है सूखा है, यहाँ सबसे नीचे पानी है, बाढ़ का पानी यहां आए, इसके लिए सरकारें कुछ प्रबंधन करें। तो एक थोड़ा सा बस हांसी बुटाना मेन ब्रांच नहर का प्रबंधन हुआ था, उसके अलावा खट्टर साहब ने कहा तो है कि बाढ़ का पानी हम लिफ्ट करके पहुंचाएंगे, कल भी कहा है, परंतु कोई व्यापक प्रबंधन अभी ठीक है, व्यापक प्रबंधन की जरूरत है विद्रोही जी, जिसके चलते आप कह रहे हैं व्यापक प्रबंधन की जरूरत है। प्रबंधन की हरियाणा में जरूरत है कि जो हरियाणा में एक ही नदी जा रहा है, यमुना नदी, और हरियाणा में जो बाढ़ का पानी आता है वो पंजाब से और हिमाचल से ही आता है। अगर हम व्यापक प्रबंधन करें तो उस पानी को दक्षिणी हरियाणा और मेवात में भेजकर बाढ़ पर भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ का वाटर लेवल भी उठा सकते हैं और यहाँ की पीने के पानी की समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। इस पर हम सभी को, मैं कोई एक पार्टी के लिए कोई जवाबदेह नहीं ठहरा रहा, हम सभी को मिलकर गंभीरता से काम करना चाहिए। वही हम सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, चाहे आपकी सरकार हो या ना हो, जो अधिकारी लोग खेल करते हैं मानसून की वर्षा के समय, निश्चित रूप से बजट बढ़ा, मैं इनकार नहीं कर रहा, पर वो बजट लगा तो नहीं ना, उस बजट को तो हजम कर गए। अब उसमें कितने आपके और कोई अधिकारी बिना नेताओं की मिली भगत तो हजम करता नहीं, चाहे हमारे राज्य में हजम किया गया हो, चाहे आपके राज्य में हजम किया गया हो, चाहे किसी दूसरे राज्य में, वो हजम तो भैया ठीक है विद्रोही जी, नेताओं से मिली भगत आप ज्यादा पुराने कागज खोल रहे हो, रुकिए। ठीक है नवीन जी, भाई मैं आता हूँ रोहित के पास से पहले। नवीन जी भाई वो कह रहे हैं आपकी सरकार भी जिम्मेदार है फिर इस लिहाज से तो हरियाणा में पानी आने के लिए, अगर राजनीतिक बात ही करनी है तो। इस प्रकार आपने आज हमारे प्रदेशाध्यक्ष माननीय सुशील गुप्ता जी का बयान सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि हर घर जाइए, जहां मदद की जरूरत है वहां मदद कीजिए हरियाणा के अंदर। तो हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हमने ये राजनीतिक विषय हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। आज दिल्ली में जो हालात पनपे हैं, इस प्रकार से अगर हम एलिगेशन लगाने लग जाएंगे तो यमुना में शनिवार को इन्होंने 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है और कल इन्होंने 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है। तो बाढ़ की कारण तो बहुत सारे हैं, अब ऊपर फ्लड है, पानी छोड़ना ही पड़ेगा, उसमें विकल्प क्या है? अब ये पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में 5 नदियां हैं, हरियाणा में मात्र एक नदी है यमुना नदी, और 2-4 नदियां हैं, वो है बरसाती नदियां। अब उनकी वजह से फ्लड आ रही है, वो हर साल आती है अंबाला के क्षेत्र में, वो आज तक इनसे 9 साल में कंट्रोल नहीं हो पाया। 2000 हम यहाँ, मैं पिछले साल की बात बताऊं, पिछले साल भी मैं खुद समय उस बरसात के टाइम पे गुड़गांव गया था, वहां पे इतनी वाटर लॉगिंग थी कि हमारी गाड़ी, खुद की गाड़ी आधे ज्यादा डूब गई थी। पिछले साल तो इस तरह की स्थिति नहीं थी गुड़गांव में, पिछले साल भी वाटर लॉगिंग हुई थी। उसके कारण क्या है? और रही बात, ये बात करते हैं कि हमने बजट दे दिया 1100 करोड़ रुपए का, एक बजट इन्होंने गरीब परिवारों को भी दिया था। गरीब परिवारों की जो इन्होंने 2019 में सेल्फिया तो ले लेके रख ली कि भाई हम आपको पक्के मकान बनाने के लिए देंगे। आज एक परिवार करनाल के अंदर सगा गांव है, उसकी बात बता रहा हूँ मैं, परिवार रात को सोते हुए परिवार की छत गिर गई, उसमें माँ बाप की मृत्यु हो गई, 4 बच्चे रह गए परिवार में। अब ये देखिए, ये बजट तो पास कर देते हैं परंतु परिवारों तक पहुंच पा रहा है ये चीजें। बजट पास करना बहुत इजी काम है, बजट पास करके उसको खर्च करना बहुत बड़ा काम है। या तो इनके अधिकारी और इनके नेता लोग खाए जा रहे हैं उस बजट को, जो ठीक है नवीन भाई, अब समय थोड़ा कम है, मैं जरा जब रजत के पास चलते हैं। रजत भाई वो ये कह रहे हैं कि भाई आ रहा हूँ डुलसा आऊंगा आपको कंक्लूड तो आप ही को करना है। रजत वो कह रहे हैं कि भाई अब यमुना से पानी छोड़ा जा रहा है तो फिर वो दिल्ली के लिए तो वो कह सकते हैं जी हरियाणा पानी छोड़ रहा है, तो यही चलता रहेगा क्या? नहीं वरुण जी, मुद्दे की ना गंभीरता को समझना पड़ेगा। हम हर साल जो है, पूरे साल डार्क जोन, पानी की कमी, पानी की किल्लत, लाखों करोड़ हरियाणा जो सरकार है, जो सबसे ज्यादा छेद अगर किसी में है तो भाजपा सरकार में है कि ये लाखों करोड़ रुपया गया कहाँ आखिर। आपको एक प्रॉपर, पहले तो आपको कनाल इरिगेशन थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये दादूपुर नलवी जैसी क्यों जरूरी है। आप वाटर ट्रिब्यूटरीज बनाइए, हर शहर का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करिए। सीवेज सिस्टम एक अलग चीज है, मैं आपको यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ।
और बरसाती पानी का कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हर गांव में वाटर बॉडी और रिजर्वायर बनाइए जो बरसाती पानी को इकट्ठा करके, ताकि पेयजल की आने वाले जितना कुदरत ने आपको पानी दिया है, थोड़ा दिमाग जो है उसको यूटिलाइज करने में लगाइए। बड़े शहरों का बरसाती पानी आपने कहां इकट्ठा करना है, गांव का बरसाती पानी को पेयजल में शुद्ध करके आपने कैसे करना है। कुदरत ने आपको पानी दिया है, आप ये देखिए, ये 3 दिन की बरसात है। पहले तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि झड़ियां लगा करती थी, और आपने कितना पैसा, आप बताइए, हमारे टाइम में सबसे बेस्ट एशिया के अंदर अवार्ड मिला था हरियाणा को, बेस्ट 2004-5 के अंदर की हरियाणा का सबसे अच्छा बजट मैनेजमेंट जो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने किया था। आप बताइए, प्रदेश पे कर्जा नहीं था, आपने 4 लाख करोड़ फूंक कहां दिया, मुझे तो यही नहीं समझ में आया। अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो आपको यह कहना चाहिए कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कि इससे भी अगर दूरअंदेशी होकर इससे भी बुरे हालात पैदा होते हैं तो हम जनता उसके लिए भी तैयार है। समय थोड़ा सा कम, आज माफी चाहता हूं क्योंकि सीएम साहब का वो आ गया था तो वक्तव्य तो लेट हो गए। जी जी, कृष्ण ढुल साहब जल्दी से बोलिए भाई, मैनेजमेंट में गंभीरता से बात होनी चाहिए, राजनीति हो रही है। देखिए, आखिर में तो पंजेटा जी भी आ गए कि उससे बात पर राजनीति पे, क्योंकि विषय तो राजनीति का था ना, तो घूम फिर के आगे पहले माने। अरे इनका तो क्या था, इनकी सरकार में घर की वही काका लिखना, तो जो चीज वो लिख देंगे, कोई जवाब दे ही नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई मामला नहीं। और वेद प्रकाश जी ने अभी रेवाड़ी का जिक्र किया, तो मेरी बात हुई अभी बीच में ही कि रेवाड़ी का पानी 1 घंटे में निकाल दिया गया था। और नवीन तुपड़धन भाई जो बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो मैं बात को समाप्त करते हुए ये बताना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की तो आप तो बात ही मत करो। आपका तो डिप्टी सीएम भीतर है, आपका हेल्थ मिनिस्टर भीतर है, और आप भ्रष्टाचार की बात करो, आपके मुंह पे बढ़िया नहीं लगती। और आप कह रहे हो कि पानी छोड़ दिया, पर मैं पानी ऊपर था, हम कह देंगे, मैं भी नीरज दत्त ने किया, उस पर भी बात रखिए। हिमाचल से पानी छोड़ दिया, घोटाला लॉकडाउन में वहां पे बात रखिए। आप कितने पास साफ है, आप अपनी बताइए ना। आज आप एक ईमानदार जो राजनीति कर रहे हो, किस तरह के एलिगेशन लगा के आप गलत राजनीति कर रहे हैं। भूमि का ऊपर 4-4 फुट पानी आ गया है आज की तिथि में। अरे एक आइडिया जो वेद प्रकाश जी दे रहे थे, अगर दक्षिण हरियाणा में ये इस्तेमाल हो जाएगा, तो भाई आपका तो सीएम न्यू कह रहे हो कि उसका तो विजनरी आज तक सीएम आया नहीं, तो आपने यो आइडिया भूपेंद्र हुड्डा सिंह की सरकार ने नहीं दिया था क्या? अगर भाई दक्षिण हरियाणा में बरत लेंगे जी बाढ़ का पानी, कमाल करते हैं आप लोग। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास इतना ही था, वरना चर्चा को और आगे ले जाते। लेकिन यह है कि प्राकृतिक आपदाओं पे सरकारों का शायद बस ना हो, लेकिन नुकसान कम से कम हो, इसको लेकर प्रबंधन और सतर्कता बहुत जरूरी है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।